चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये इसकी अवधि क्या है, 1000 से 600 ईसा पूर्व इनकी क्या है अवधि है दोस्तों। ठीक है, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट देखते हैं। इस काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों एवं उपनिषदों की भी रचना का क्या हुआ, इस अवधि में हुआ है आपका। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए फिर देखिए इसका भौगोलिक विस्तार देखें अगर, तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, ठीक है, शतपथ क्या है आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो किसमें का है, तो ये आपका है यजुर्वेद का। ठीक है, शतपथ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आर्यों के पूर्वी क्षेत्र में विस्तार हुआ तथा सदानीरा या गंडक नदी के नाम से उसको जाना जाता है कि वनों को जलाकर क्या किया गया, यहाँ पर निवास के योग्य बनाया गया। ठीक है, मतलब भौगोलिक विस्तार यही से हुआ कि गंडक नदी या सदानीरा नदी के वनों को जलाकर क्या किया गया, यहाँ पर रहने योग्य बनाया गया। आर्यों का मुख्य संकेंद्रण इसी गंगा नदी घाटी पर था। संभवतः विद्या इनके प्रदेश के दक्षिणी सीमा थी। विद्या मतलब है एक विद्या क्षेत्र, वो क्या है इनके सीमा क्षेत्र थी, दक्षिणी सीमा थी। ठीक है, इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया। ठीक है, वर्तमान में हम लोग आर्यवर्त भारत तो एक नाम के रूप में पढ़े जाते हैं, तो यही क्या है आर्यवर्त कहलाता था। ठीक है, तो इनकी जैसे दूसरा पॉइंट है कि आपका परिवार कैसा था, तो इनका परिवार क्या था, पितृसत्तात्मक था। मतलब पितृ था, पिता की जो शासन होता था घर पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है ये वाला। ठीक है, फिर देखिए आगे चलते हैं। हमारा ये रहा आपका मुख्य व्यवसाय। मुख्य व्यवसाय क्या है, तो प्रथम कृषि था और द्वितीय पशुपालन था। ठीक है, हमने आपको प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ाया है और वैदिक काल भी पढ़ाया है, उसके भी क्लासेस के बारे में देख लीजिए आप लोग, वहां पर उनका मुख्य व्यवसाय अलग अलग हो गया है। ठीक है, हाँ, यहाँ कृषि है प्रथम है ना, तो आपका वैदिक काल में पशुपालन प्रथम था। ठीक है, हाँ, ऐसे करके आपको याद करके देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए इस काल में मनुष्य को लोहे का क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई। मतलब लोहे के बारे में लोग जानने लगे कि लोहा होता है करके। ठीक है, फिर देखिए हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो नगर का विकास होने लगा। पहले क्या है इनकी सभ्यता, देखिए तो इनकी सभ्यता क्या है, ग्रामीण है। ये क्या है, ये ग्रामीण सभ्यता वाले हैं, है ना, ग्रामीण सभ्यता वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर सामाजिक जीवन के रूप में नगर का विकास होने लगा। उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था कि ये 4 वर्ण है करके। तो देखिए क्या क्या है वो 4 वर्ण, तो वर्ण क्या है, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म ना होकर क्या हो गया था, जन्म हो चुका था। ठीक है, मतलब पहले क्या था, जो ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि जो जैसे कि जो पंडित है, पंडित का काम कर रहा है पूजा पाठ का, चाहे वो पंडित हो या ना हो, लेकिन पूजा पाठ का कार्य कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता था, पंडित के वर्ण के अंतर्गत रखा जाता था, ब्राह्मण के वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपका कोई वैश्य जो पंडित ना है, वो भी पंडित का काम कर रहा है, तो यहाँ पर उसको वैश्य कहा जाएगा, ना कि पंडित कहा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पहले क्या होता था ऋग्वैदिक काल में, जो पंडित ना है फिर भी वो पंडित का कार्य करता था, तो वो पंडित कहा जाता था, ब्राह्मण के अंतर्गत आता था। लेकिन यहाँ क्या है, अगर कोई वैश्य या कोई भी पंडित ना है लेकिन वो पंडित का कार्य कर रहा है, तो वैश्य है तो वैश्य ही कहलाएगा। ठीक है, स्त्रियों की दशा में गिरावट होने लगी इसी काल में। मतलब वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो क्या थी, अच्छी थी, सम्माननीय थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उनको गिरावट होने लगी उनकी स्थिति में। मैत्रेयणी संहिता में आपको स्त्री को क्या कहा गया है, छूत माना गया है, और मदिरा की श्रेणी में क्या कहा गया था, इसको रख दिया गया है। ठीक है, मतलब इसको मदिरा की श्रेणी में रखा गया है, भोग के लिए रखा गया है, भोग विलास के लिए, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए स्त्रियों के लिए क्या है, उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जो कि बच्चों के लिए किया जाता था या महिलाओं के लिए किया जाता था, स्त्रियों के लिए, पुरुषों का भी होता है उपनयन संस्कार, ये इसी प्रकार का संस्कार होता था। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए क्या प्रचलन था और क्या प्रचलन नहीं था। तो यहाँ देखिए आपका प्रचलन था में, तो अंतर्वर्णीय विवाह था, बहुविवाह कर सकते थे, विधवा विवाह हो सकता था, और ये आपका सती प्रथा। ठीक है, सॉरी न्यू प्रथा थे ना, एक न्यू प्रथा भी था, और दहेज प्रथा, ये तीनों क्या था, इस सब का प्रचलन था। लेकिन आपका प्रचलन नहीं था तो बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं था, और सती प्रथा नहीं था। तो आपका कभी कभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे सकता है कि यहाँ से कि कौन सा प्रचलन में नहीं था करके, या कौन सा प्रचलन में था करके, ऐसे दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर बोले कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसका प्रचलन
था ऐसा करके देगा, ठीक है, प्रचलन था करके देगा, और आपका ऑप्शन दे देगा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, और एक बोल देगा दहेज प्रथा। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रचलन था मतलब प्रचलन, सॉरी प्रचलन नहीं था करके बोलना था ना, क्वेश्चन नहीं था, तो इसमें दहेज प्रथा का प्रचलन था, तो ये आपका दहेज प्रथा आंसर होगा, ऐसे करके आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, फिर देखिए वर्ण व्यवस्था क्या है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण में क्या था आपका बटा हुआ था समाज। ठीक है, वैश्य क्या करते थे? उत्पादन का कार्य करते थे, तथा भेंट क्या दे देते थे? स्वयं ही दे देते थे राजा को कि हाँ ये लीजिए आपका भेंट, हमने इतना कार्य किया है, इतना उत्पादन हुआ है, तो आपका इसका भाग अंश दे देते हैं करके। ठीक है, फिर देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनयन संस्कार होता था, जबकि शूद्रों का नहीं होता था। ठीक है, हाँ। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक ये है आपका, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था तथा समगोत्री विवाह क्या था? वर्जित था। तो कहें तो गोत्र व्यवस्था कहाँ से आया है? तो आपका उत्तर वैदिक काल से क्या है, आपका गोत्र व्यवस्था आया है। ठीक है, फिर देखिए आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ भी इसी समय में हुआ है। मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष है ऐसा मानकर क्या कहा जाता था, आपका 4 वर्ण में बांटा गया था, 4 आश्रम में बांटा गया था, जिसको बोलते हैं पहला को ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये 4 आश्रम व्यवस्था आपकी व्यवस्थित थी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अपना धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या धार्मिक प्रथा प्रचलित थी, इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए धार्मिक जीवन में देखिए तो बहुल देववादी है, मतलब बहुत से देवताओं को क्या करते थे, ये मानते थे। लेकिन इसमें प्रमुख देव क्या थे आपके? प्रजापति। प्रजापति दक्ष के नाम सुने हैं ना, उसी टाइप का ये प्रजापति है, जिनकी 2 पुत्रियां हैं अथर्ववेद के अनुसार, सभा और समिति, है ना, ये हमने पढ़ चुका है वैदिक काल में। तो यहाँ भी देखिए तो इसके सृष्टि के निर्माता और हिरण्यगर्भ के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। तो ये हिरण्यगर्भ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, फिर देखिए ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता रुद्र को अब शिव के रूप में पूजा जाने लगा। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, पशुओं के देवता के रूप में शिव को पूजते हैं, लेकिन पहले उसको क्या कहा जाता था? रुद्र कहा जाता था। लेकिन अब वर्तमान में क्या कहा जाता है उसको, मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाने लगा, ऋग्वैदिक काल के जो रुद्र थे उनको उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में कहा जाने लगा या पूजा जाने लगा। उपनिषदों का क्या हुआ, संकलन हुआ 600 ईसा पूर्व में। 16 संस्कार या 16 संस्कार के रूप में हम लोग जानते हैं। संस्कार का उल्लेख क्या है आपका यहाँ मिलता है कहाँ? उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार कहा जाता है ना, आपके 16 संस्कार किया जाएगा करके, तो यहाँ से आया है उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। ठीक है, राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया इस काल में। फिर देखिए गृहस्थी को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना अनिवार्य हो गया। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूतयज्ञ, बलि यज्ञ। इनके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद अध्ययन करेंगे, इन यज्ञों के बारे में क्या क्या होता है और किसके लिए ये किया जाता है करके। ठीक है, फिर देखिए यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, एक मिनट, ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ब्राह्मणों का पुरोहिती पर आना चाहिए। ठीक है, ये पुरोहित ही नहीं, पुरोहिती आता है ना, पुरोहिती कहते हैं ना, पुरोहिती पर एकाधिकारी स्थापित हो गया तथा इन्हें दान में गाय, सोना, वस्त्र प्राप्त होता था, परंतु भूमि दान का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में कभी नहीं है। मतलब उसको दान में सोना दे देते थे, गाय दे देते थे, वस्त्र दे देते थे, लेकिन भूमि दान का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में एक बार भी नहीं है, ऐसा आपको देखना है। ठीक है, अच्छे से इसका नोट बनाइए, मेरा कहना है कि आपको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिलता ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप जब नोट डाउन करेंगे ना, किसी भी चीज़ को आप जब लिखेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत फायदा होता है ना। जब हम देखिए, हम लोग जब 10th क्लास में होते थे या 8th क्लास में होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, कुछ भी चीज़ करते थे तो अपने हैंड रिटेन नोट से बनाते थे, वो हमको ज़्यादा याद होता है। पीडीएफ से कोई उतना फ़ायदा नहीं होगा, मैं नहीं कहूँगा फ़ायदा होगा करके, नहीं होगा करके, लेकिन आपको हैंड जो रिटेन नोट्स होगा ना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसे क्या कीजिए, अपना हैंड रिटेन नोट्स बनाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाइए, आप स्टार्टिंग से वीडियो बनाइए। हिस्ट्री क्या है, ये क्या है, हिस्ट्री को ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आपका बनने के आंसर चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका क्या है, एक बार सीजीजीएस एक बार चेंज हो जाएगा कुछ, लेकिन ये हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के बारे में देखें तो 600 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, जिससे इनके औजारों व उपकरणों का वृद्धि, कृषि कार्यों में उपयोग बढ़ा एवं कृषि इसमें पूर्वोत्तर वृद्धि हुई। मतलब क्या है, पहले से पूर्वोत्तर मतलब पहले से ज़्यादा वृद्धि हुआ। ठीक है, धान व गेहूं मुख्य फसल हो गई थी कहाँ, आपके उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए लोहे को क्या कहा जाता था, श्याम अयस्क कहा जाता था।
या कृष्ण अयस्क कहा जाता था, तथा तांबा के लिए लोहीन अयस्क। यहीं पर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लोहा है तो लोहीन अयस्क होगा, ऐसा नहीं, इसको श्याम या कृष्ण अयस्क कहा जाता था। किसमें, तो अथर्ववेद में ये वर्णन है। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है कि अन्न को ब्रह्मा बोल रहा है, तो ये ब्रह्मा नहीं है ना, ब्रह्मी है। ठीक है, ब्रह्मी कहा जाता था, इतना याद रखिए। ठीक है, ये ब्रह्मा या ब्रह्मी लिख लेना। ठीक है, ये आपका ब्रह्मी कहा जाता था, ऐसा आप देख लीजिए। ठीक है, फिर देखिए ये कहाँ है आपका, तैत्रीय उपनिषद में क्या है, इसका उल्लेख है आपका, अन्न को ब्रह्मी या ब्रह्मी जो भी कहा जाता है, आप देख लेना, वैसे ही देगा, कुछ अलग नहीं देगा। ठीक है, हल को क्या कहा जाता था, सिर कहा जाता था, किसके अकॉर्डिंग, यजुर्वेद में हल को सिर कहा जाता है, ऐसा आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर देखिए महत्वपूर्ण पशु गाय थी, पेशों एवं व्यवस्थाओं की सूची यहाँ आपको कहाँ मिलती है, यजुर्वेद में उपलब्ध है। ठीक है, इतना समझ आया। फिर देखिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है, तो यहां देखिए ना, आगे देखिए, हाँ, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, लेन देन का माध्यम, ठीक है, लेन देन का माध्यम क्या था, गाय व निष्क था। ठीक है, गाय व निष्क क्या है, एक सोने की मुद्रा है। ठीक है, फिर देखिए मुद्रा प्रणाली का प्रचलन नहीं था, फिर भी निष्क कहा जाता है ना, ये आपका ऐसा वर्णन इतिहास में मिलता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए बलि शुल्क या कर, बलि का मतलब कहने का अर्थ है कि शुल्क या कर को हम लोग क्या कह देते हैं, बलि कह देते हैं। ठीक है, फिर भेंट, भेंट को बलि कहा जाता है ना, कोई भी उपहार दिया जाता था उसको बलि कह दिया जाता था। ठीक है, फिर देखिए राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे, तो ये रहा हमारा राजनीतिक जीवन, यहाँ कैसे लोग जीते थे, राजतंत्र कैसा होता था। वर्तमान में अगर देखें हम लोग इंडिया में, है ना, अगर भारत में देखें तो भारत में हमारा क्या चलता है, तो भारत में हमारा चलता है संविधान, अभी वर्तमान में, है ना, हम लोग संविधान पढ़ते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग होता है जो कुछ भी होता है। लेकिन पहले क्या होता था, तो पहले राजाशाही होता था, राजतंत्र होता था, तो राजा अपने लिए क्या क्या करता था वो खुद डिसाइड करता था। लेकिन अभी वर्तमान में हमारा क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है ना, पहले क्या था, राजतंत्र था, लेकिन वर्तमान में क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो देखिए यहां अध्ययन करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का प्रमुख आधार था। ठीक है, कहने का अर्थ समझ रहे हो ना, कि राजतंत्र ही शासन का प्रमुख आधार था, कोई लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। सब, जबकि आपको मैंने पहले बताया था सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, आपके लोकतंत्र थे। ठीक है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में, पिछले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जी रहे थे ना, जिए हैं हमारे पूर्वजों ने, वो जीवन अभी हम लोग जी रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, ग्रामीण सभ्यता होती थी। फिर देखिए ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन कबीले का रूप जनपदों ने ले लिया। ठीक है, कबीले का रूप जनपदों ने ले लिया। कुल 16 जनपद थे, जिन्हें हम लोग क्या कहने लगे, महाजनपद, ऐसा कहने लगे थे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, 16 जनपद है ना, उनके बारे में, इन्हें महाजनपद कहने लगे। ठीक है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है, ऐसा आप देखिए, जो भी आपके ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख वगैरह दिख रहे हैं ना, उसको क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप इसको याद कीजिए। ठीक है, फिर देखिए राजा राष्ट्र या क्षेत्र का स्वामी होता था, इस सबको पता है, जो राजा है वो राजा ही रहेगा, पूरे क्षेत्र का राजा रहेगा, स्वामी होगा। ठीक है, आय का 16वां भाग, मतलब आय का आपका 16वां भाग क्या होता था, 1/16, मतलब कहने का अर्थ 1/16 भाग क्या है आपका, कर के रूप में लिया जाता था। कर की अदायगी अन्न एवं पशुओं के रूप में किया जाता था। इतना समझ में आया। फिर देखिए अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, जिसमें सभा में स्त्रियों का प्रवेश क्या है, वर्जित है, वर्जित था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर प्रमुख अधिकारी के रूप में देखिए तो पुरोहित, सेनापति, राजमहिषी, भागदूत, पालागल, ये कट जाएगा ना, ये आपका पालागल है ना, ये पालागल है, ये कट जाएगा, आपका सिर्फ पालागल आएगा। संग्रहात्री, ये सब क्या है, आपके प्रमुख अधिकारी थे उस समय। फिर देखिए गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है, हमने पहले पढ़ चुका है इसके बारे में। ठीक है, फिर देखिए कुछ यज्ञ है जो ऋग वैदिक काल में प्रमुख यज्ञ होते थे, उनके बारे में, है ना। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यज्ञ में देखिए यज्ञ क्या है, विशेषता क्या है, राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ क्या है, ये क्या होता था, राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए कुछ यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, और क्या करते थे, एक अश्व को क्या करते थे, दौड़ा कर छोड़ देते थे, और छोड़ देते थे उसका मतलब ये, जब जहां तक राजा का घोड़ा जाएगा वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, उसका कहा जाएगा, उस राजा का जो यज्ञ करेगा। और जिसने भी उसको घोड़े को रोकेगा तो समझेगा कि वो क्या कर रहा है, उस राजा का विरोध कर रहा है, और वो राजा क्या कर सकता है, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। ठीक है, ऐसा माना जाता था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया जाता था, आपका
अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। फिर देखिए वाजपेयी यज्ञ, इस एक का अर्थ है रथ दौड़ द्वारा प्रजा का क्या किया जाता है, मनोरंजन व शौर्य का क्या करता था, प्रदर्शन किया जाता था। ठीक है, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट अग्निष्टोम यज्ञ। हाँ, ये है क्या, अग्निष्टोम यज्ञ मतलब पति पत्नी द्वारा 1 वर्ष सात्विक जीवन यापन, मतलब ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करने के उपरांत बलि या सोमपान किया जाता है ना, सोमपाल नहीं, ये सोमपान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये सोमपान है ना। हाँ, सोमपान किया जाता था, वो क्या कहलाता था, अग्निष्टोम यज्ञ। याद रखिए दोस्तों, कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे टाइप का। ठीक है, फिर देखिए पुरुष मेघ यज्ञ, मनुष्य की बलि के लिए। व्रात्यास्त्योम यज्ञ, वात्रस्त्योम यज्ञ मतलब कहने करते हैं अनार्यों का आर्य समाज में प्रवेश के लिए क्या किया जाता था, आपका व्रात्यास्तोम यज्ञ किया जाता था। मतलब जो अनार्य थे ना, वो आर्य सब, जैसे कि वर्तमान में धर्मांतरण किया जाता है ना, इस जैसे कोई हिंदू है वो ईसाई करेगा या ईसाई हिंदू में जाएगा, कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए कुछ कुछ यज्ञ किया जाता है। वही क्या है, उस समय अनार्य व्यक्ति आर्य समाज में जब प्रवेश करता था तो उसके लिए किया जाता था। ठीक है, फिर देखिए आर्यों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख यज्ञ। ये तो क्या है, वैदिक काल में यज्ञ होते थे। आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में देखिए तो ये है आपका ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ब्रह्म या ऋषि यज्ञ किया जाता था। देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। पितृ या नृ यज्ञ, पितरों का तर्पण करने के लिए। मनुष्य यज्ञ, अतिथि संस्कार के लिए। भूत या बलि यज्ञ क्या कहते हैं, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपका भूत या बलि यज्ञ किया जाता था। ठीक है, चलिए ये है हमारा उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद काल, क्योंकि महाजनपद काल छोटा है इसलिए मैंने उत्तर वैदिक काल में इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा महाजनपद काल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी वे पे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कैसे हम लोग पढ़े जिससे ये हमारा जल्दी से याद हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए महाजनपदों का उदय में क्या बोल रहा है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में क्या 16 जनपदों में क्या था, ये विभक्त था। मतलब वही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है ना, 5वीं शताब्दी, इस टाइप के में ये बटा हुआ था। इसको क्या कहा जाता था, इसकी जानकारी हमें अंग्युत्तर निकाय में, ये याद रखिए क्योंकि अंगुत्तर निकाय मतलब कहाँ आपका इसका वर्ण है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ACMG VK को SP बना दीजिए, ये हमारा एक ट्रिक है। इसके माध्यम से हम लोग 16 महाजनपदों को अच्छे से और आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए आपका ये वर्णन है, ये महाजनपद है, राजधानी और आधुनिक क्षेत्र या नाम ऐसा है। तो यहाँ देखिए थोड़ा क्या है, ये अंग क्या है, ए से क्या आ जाएगा, ए से आपका 3 आएगा, अस्मक अंग अवंती, अस्मक अंग अवंती, ये तीनों क्या है आपके महाजनपद हैं। तो अस्मक के बारे में देखिए, तो अस्मक क्या है, पोटली या पोतन इसकी राजधानी है। गोदावरी नदी क्षेत्र जो कि दक्षिण में विकसित एकमात्र क्या है, जनपद है आपका, गोदावरी नदी दक्षिण में है ना, उसके अकॉर्डिंग। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए अंक क्या है, अंक की चंपा, तो अंग में देखिए अंग आ रहा है, चंपा में चम आ रहा है, तो अंग चंपा ऐसे करके याद कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये भागलपुर मुंगेर बिहार है, ये क्या है, आपको आधुनिक नाम को याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको याद करना है किसको, उसकी राज्य और उनकी राजधानी को। ठीक है, ये याद रखना है हमको। तो देखिए अवंती, अब देखिए अंक का चंपा हो गया, अस्मक का पोटली हो गया, पोतन हो गया। अवंती क्या है, उज्जैन या महिष्मती। ठीक है, इतना याद रखिए, उज्जैन क्या है, अवंती की राजधानी है, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए चेदी, और इसका राजधानी है शक्तिमती या सुक्तिमती बोलते हैं ना, इसी को सुक्तिमती भी बोल देते हैं। तो देखिए अब देखिए चेदी से याद रखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ी में एक बोलते हैं चेथी, चेथी बोलते हैं, जो क्या है आपके सिर का पिछला हिस्सा होता है। जब उस चेथी को कोई मारता है ना, तो क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जो चेथी बोलते हैं ना, सिर का पिछला भाग, वहाँ क्या होता है, आदमी का दिमाग होता है, मतलब शक्ति होता है उसमें, अगर वो होता है तुरंत गुस्सा हो जाता है। तो क्या है, कोई चेथी को मारेगा तो क्या होगा, उसकी शक्ति क्या हो जाएगा, बग्या जाएगा, और वो क्या बोलेगा, गुस्सा से क्रोधित हो जाएगा, मतलब उसका शक्ति जाग जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको चेदी को याद करना है शक्तिमती, सुक्तिमती, ऐसा करके याद कीजिए, बहुत अच्छे से याद होगा। मैं ऐसे याद किया हूँ और आपको मैं भी ये परोस रहा हूँ भाई। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं एम से, सी हो गया, सी एम से क्या, देखिए मगध, मगध, मल्ल और मत्स्य, ये 3 हैं। ठीक है, तो मगध क्या है, तो मगध गिरिब्रिज या राजगिरी, ये क्या है, इनकी राजधानी है। पटना गया बिहार क्या है, इसके वर्तमान परिक्षेत्र हैं। ठीक है, तो मगध क्या है, तो मगध हम लोग जब मगध एम्पायर पढ़ेंगे ना, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा कि गिरिब्रिज या राजगिरी क्या है, इसकी राजधानी करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बहुत अच्छे से डील करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, वही आएगा। ठीक है,
या तो फिर हम लोग अभी धर्म के बारे में थोड़ा सा स्टडिंग करेंगे इसके बाद, है ना। फिर देखिए मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशावती, कुशीनगर कुछ बोलते हैं क्योंकि कुशीनगर कुशावती, यही जो मल्ल नरेश हैं इनके समय में क्या है आपके जो गौतम बुद्ध जी का देहांत हुआ था ना, ये सब वही हैं, ठीक है। ये देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये वर्तमान परिक्षेत्र आता है, ठीक है। फिर देखिए मत्स्य, तो महाभारत में देखिए जब पांडवों का अज्ञात वर्ष शुरू हुआ है 12 वर्ष के बाद 13वां वर्ष, तो उस समय क्या होता है मत्स्य नरेश के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या किए थे, शरण लिए थे और वहाँ उसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। तो देखिए ये मत्स्य नगर से आप याद रखना विराटनगर, क्योंकि वहाँ जो एक हस्तिनापुर जो आपके कौरव वंश ने आक्रमण किया, तो वहाँ क्या किए थे, विराटनगर पर आक्रमण कर रहे हैं, ऐसा करके वहाँ के राजा जो उत्तर थे वो अर्जुन जो बृहल्लला बनी थी उनको लेकर क्या गए थे वहाँ पर युद्ध हुआ था ना, हमने इतिहास पढ़ा है, अपने महाभारत देखा होगा। तो देखिए ये जो है वही विराटनगर ये है आपका दोस्तों, ठीक है। जो वर्तमान में अगर देखें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान क्षेत्र में ये आता है, ठीक है। ऐसे करके याद कीजिए, बहुत अच्छे से याद होगा। ये हो गया आपके एम से। अब देखिए ये जी से, देखिए SEM जी से गांधार, गांधार में तक्षशिला इसकी राजधानी है, तो गांधारी है, गांधारी की राजधानी है ना, गांधार नरेश शकुनी है ना, तो वैसे याद रखिए गांधार क्या है, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। आप इसको मौर्य वंश में पढ़ेंगे तो गांधार तक्षशिला है। तक्षशिला के एक शिक्षक थे या एक प्राचार्य थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त जिसको हम लोग वर्तमान में हम लोग कौटिल्य बोल देते हैं, वही क्या है यहाँ के प्रोफेसर थे, ठीक है। वर्तमान में रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में ये परिक्षेत्र आता है गांधार, ठीक है। फिर देखिए वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए, वत्स कौशाम्बी ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है आपको वत्स। वज्जी देखिए तो वैशाली, विदेह, मैथिली, ठीक है, ऐसा आप याद रखिए। वैशाली मुजफ्फरनगर के आसपास का क्षेत्र ये क्या है आपका आता है। फिर देखिए के से आपका 4 याद करने, काशी, कोसल, कुरु और कंबोज। तो देखिए काशी का क्या है, हम लोग काशी का सब लोग जान लेंगे कि वाराणसी होता है, काशी का वर्तमान नाम वाराणसी है, बनारस है, ऐसे करके तो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। कोसल क्या है, कोसल श्रावस्ती है, यही कोसल के बारे में अब देखिए फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश ये क्या है आपका है। तो कौशल में श्रावस्ती, कुशल श्रावस्ती ऐसे करके याद देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आपका कुरु है, कुरु इसको कौरव वंश से रिलेट कीजिए और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। क्यों? क्योंकि कुरु से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और कुरुक्षेत्र कहाँ है, ये हरियाणा क्षेत्र में आता है, ठीक है। ऐसे करके कुरुवंश, कौरव वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। वर्तमान में हम लोग जब भारत देखते हैं महाभारत युद्ध, तो वहाँ क्या होता था, इंद्रप्रस्थ का उल्लेख आता है, ठीक है। तो कौरव वंश के लिए इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। हाँ, इतना देखिए याद रखिए। अब देखिए कंबोज क्या है, कंबोज की क्या है, हाटक है। तो देखिए आप किसी को बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में कि कंबोज में मारो उसके, वो हटक के मार कंबोज को, ऐसे बोल के, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपके कंबोज को हटक हो जाएगा, हटक के मार कंबोज को, उसको ऐसे करके कहते हैं ना, वो याद हो जाएगा, ठीक है। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, ऐसा आपको याद होगा। देखिए आप अपने भाषा में याद कीजिए, अपने लैंग्वेज में याद कीजिएगा ना, तो बहुत से अच्छे से याद हो जाएगा। वही मैं क्या है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए एस से क्या हो जाएगा, सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा है और मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश में आता है आपका। फिर देखिए हमारा क्या है, पी से आ जाएगा पंचाल, पंचाल के अहिक्षेत्र या काम्पिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ये क्या है आपका वर्णन है इसका। इतना समझ में आया। फिर देखिए ये हमारा तो कंप्लीट हो गया क्लास आपके, ये मैंने आपको पूरा क्या कर दिया है, आपको पूरा हमने क्या पढ़ा दिया है, ये महाजनपद काल। ACM JV को SP बना दीजिए, VK को SP बना दीजिए, ये आपका पूरा वर्णन हो गया, है ना। फिर देखिए इनके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए तो काशी महाजनपद सूती और रेशमी वस्त्र के लिए प्रख्यात था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन महाजनपदों की सूची मिलती है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों, ठीक है। फिर देखिए सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था मगध। वज्जी और मल्ल क्या है, गणतंत्र राज्य थे, बाकी अन्य सभी क्या थे, राजतंत्र थे, है ना। इतना देखिए। फिर देखिए ये हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है आपका, ये रहा हमारा भारत देश और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ये कंबोज, ये हाटक कहाँ है आपके, ये वर्तमान में अफगानिस्तान में आ गए हैं। गांधार, तक्षशिला ये पाकिस्तान के अंतर्गत रिलेटेड है। ये कुरु, इंद्रप्रस्थ, है ना, पंचाल, अहिक्षेत्र, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, ये आपका उज्जैनी, अवंती, है ना, ये आपका पोटली, अस्मक, ये महिष्मती, चेदी, है ना। ये आपको ऐसे याद रखना है। मल्ल, कुशीनगर, ये सब क्या है आपके 16 जनपद यहाँ पास उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स के लिए देख रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ, ये याद रखिए आपका कौशल, मगध, कुरु या कंबोज, पंचाल। तो आप इसका याद रखना है, ये क्या है आपका मगध क्या है, प्रथम साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन है, तो अवंती, वत्स, अस्मक या कंबोज, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अस्मक क्या है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है, ऐसा मैंने बताया है, ठीक है। फिर देखिए
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था? तो महानंद, पद्मानंद और महापद्मानंद, घनानंद, दयानंद, किससे हुआ था? तो ये घनानंद से हुआ था। आगे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में जब पढ़ेंगे तो, ठीक है, मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो, ठीक है। हाँ, फिर देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी थी? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा। कौन है आपका, क्या थी? मगध साम्राज्य की मगध नगर महाजनपद की राजधानी थी, तो क्या थी आपकी? तो वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा। ये तो हो नहीं सकता, ये आपकी राजगिरी होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अंग, चंपा, अवंती, प्रतिष्ठान, सुरसेन, इंद्रप्रस्थ, मगध, अयोध्या। मतलब राजधानी और ये महाजनपद। तो आपका पहला ही आपका क्या है? सुमेलित है आंसर, सही है, ठीक है। चलिए इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया आज का क्लास, ठीक है वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, आपको मैं ये डेली आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है।